अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और जनाब अली, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया था नम्स का 2020 का पेपर। आप लोगों ने उसको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया और बहुत ज़बरदस्त आपने मुझे उसका रिस्पांस दिया। और उसके साथ ही मेरे पास बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी, जो है वो लाइन लग गई कि सर जो बाकी पेपर हैं नम्स के, अगर आप वो भी सॉल्व करवा लें, क्योंकि नेशनल एमडी कैट जो है नम्स लेने जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि नम्स अपने पैटर्न के हिसाब से जो है वो पेपर लेगी। तो बच्चों के अंदर एक दौड़ लग गई है नम्स के पास पेपर सॉल्व करने की। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि जो पास पेपर अवेलेबल है उनके साथ की तो अवेलेबल है, मगर उसमें कन्फ्यूजन बहुत है। तो मैंने फिर कुछ रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट्स से भी की, कुछ और भी मैंने रिक्वेस्ट लोगों से की, तो कुछ पेपर मुझे मिले हैं नम्स के। तो आज मैं 2016 का जो पेपर है नम्स का, उसके बायोलॉजी पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने जब वो पेपर देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप उसमें पजल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अजीब हैं और वो समझ नहीं आ रहे कि उन्होंने क्या सोच के हमें किया। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि मैं आपको ये सारा का सारा जो है एक्सप्लेन भी करूँ, आपको बताऊँ भी कि उसको किस तरीके से उन्होंने जवाब को जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम उसकी जो सही की है उसको भी जो है आप तक जो है पहुँचा सकें। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सिलसिला शुरू करूं, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका लिंक मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं नम्स का 2016 के पेपर का बायोलॉजी पोर्शन। जब हम नम्स के 2016 के पेपर को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो नम्स का 2016 का पेपर है उसमें बायोलॉजी के पोर्शन में क्वेश्चन जो है वो 80 नहीं है, वो 70 हैं। मगर आपने बात याद रखनी है कि आपके पास जो पेपर आएगा उसके अंदर 80 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस बात के साथ ही हम जो है अपना आज का काम जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, मैं ये जो क्वेश्चन लेता हूँ, चूँकि मैं कोशिश करता हूँ जो पेपर मुझे मिलते हैं मैं उन्हीं के स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ उनको शेयर करूँ, इसलिए कुछ जगहों पर आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ब्लर नज़र आएँ, कुछ चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आएँ, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में मादरत कर लेता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं नम्स के बायोलॉजी पेपर की 2016 की। मुझे आप जानते हैं मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और बस शुरू करते हैं। तो 2016 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप इसको देखते रहें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हम बोन ऑफ स्कल की बात करते हैं तो बोन ऑफ स्कल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको विदाउट एयर ऑसिकल, वो जो हमारे एयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, उसको काउंट किए हुए करें या उसके बगैर करें। तो अगर हम एयर ऑसिकल्स को जो 6 होती हैं टोटल 6, अगर उनको हम मिला लें तो जो टोटल नंबर होता है स्कल में बोन्स का वो 28 होता है। और अगर एयर ऑसिकल को निकाल दें तो 22 होता है। तो जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो आप अपनी किताब को देखिएगा कि उसमें वो 22 लिखा है या 28 लिखा है। सिंध बोर्ड की जो किताब है उसका मुझे पता है, उसमें उन्होंने 22 बोन्स जो है वो लिखी हुई हैं और एयर ऑसिकल्स को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर सिंध बोर्ड वाले सवाल देख रहे हैं तो ये 22 इसका आंसर होगा, और अगर कोई और बोर्ड वाले हैं जिन्होंने एयर ऑसिकल्स को इंक्लूड किया हुआ है तो वह 28 इसका आंसर होगा। तो देखिए, पहला सवाल ही मैंने कहा ना, मुझे समझ आ गया पेपर देखते ही कि बच्चे इसके अंदर इतने ट्रबल क्यों हो रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। और बस क्वेश्चन नंबर 7, NADH प्रोड्यूसेस हाउ मैनी ATPs। इस क्वेश्चन को उन्होंने पूरा करना चाहिए था कि NADH ATP तब प्रोड्यूस करता है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है। तो हमें पता है 3 ATP एक NADH प्रोड्यूस करता है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है। मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर भी किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर। आप चाहें तो आप उस लेक्चर को देख भी सकते हैं, और अभी आप जब इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा। ओके, अब ये देखें ना, ये एक और अजीब सवाल है जिससे मुझे हैरान कर दिया, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा थी क्या सवाल, हाउ मच ml। अब देखें ना, यहाँ पे इन्होंने ml ही उसको आपको पता है, हम हमेशा ml को जो एब्रिविएशन लिखते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखते हैं। अब इन्होंने m को कैपिटल करके l को छोटा कर दिया, तो बात ही समझ नहीं आ रही। हाउ मच ml ब्लड इज़ पम्प्ड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, ये इतना गलत सवाल है ऑप्शंस के लिहाज से। वैसे सवाल तो सही है, एक सिस्टोल में जब वेंट्रिकल एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हार्ट एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट एक्चुअली पम्प 70 ml ऑफ ब्लड। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, 400,500 ml, 4,000 ml, 3,500 ml और 3,000 ml। अब तो ये सवाल क्वेश्चन के हिसाब से सवाल है ही गलत। अच्छा, मैंने भी थोड़ी सी फिर लाउड थिंकिंग की, मैंने कहा चले वैसे तो इसने ईच कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये सवाल ही गलत हो गया। फिर भी मैंने कहा कि अगर ये 1 मिनट के अंदर हमसे पूछ रहा हो कि जब हमारे पास 72 हार्ट बीट्स होती हैं ऑन एवरेज, तो जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाता है 49।
फिर अगर हम उसमें 2 बीट्स और ऐड करते हैं यानी 140 और ऐड करें तो ये 5000 होना चाहिए। 5000 ml अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से भी काउंट करूँ तो देखिए 5000 का भी इसमें ऑप्शन नहीं। तो इसलिए बेटा ये सवाल गलत सवाल है। अब या तो ये जिन लोगों ने किताब में इसको कॉपी किया है उनसे कोई मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कहने का ये सवाल ये सही नहीं है। ठीक हो गया। 70 ml ब्लड हार्ट पंप करता है एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में, याद रखिएगा। उसके बाद फंडोग्राफी इज रेलेवेंट टू। अब देखिए ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है, बच्चे इसमें जो है वो चक्कर खा जाते हैं क्योंकि फंडस इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। बट आपने याद रखना है जो फंडोग्राफी होती है बेसिकली वो आईज के लिए होती है। वो आई के अंदर जो है वो इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है उसको चेक करने का तरीका होता है। तो ये आईज ई डी इसके अंदर जो है इसका सही आंसर होगा, आईज डी इसका सही आंसर है। ओके, नाउ द शेप ऑफ टोबैको मोजाइक वायरसेस, याद कर लीजिए टोबैको मोजाइक वायरसेस आर रॉड शेप वायरसेस। वो रॉड शेप वायरसेस होते हैं, तो ये आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ना बिल इज़ यूज, ये मेरे ख्याल है वो जो उन्होंने जिस किताब में इन्होंने से कॉपी किया पेपर को या उनसे कोई गड़बड़ हुई है। आपको पता है बिल तो कुछ भी नहीं होता, बाइल की बात हो रही है। तो बाइल आपको पता है फैट की मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ऑप्शन से भी हम गेस कर सकते हैं। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रोटीन डाइजेशन, तो ए और डी बी तो नहीं हो सकता, तो सी फैट मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर होगा। एम्फीबियन हार्ट हैज़ डैश चैम्बर्स। अब जब आप 9th क्लास में थे आपने पढ़ा था हार्ट के फ्रॉग के हार्ट में 5 चैम्बर्स होते हैं। वो कोनस कॉर्टिस को, ट्रंकस आर्टीरियोसिस को भी उसके चैम्बर काउंट करते थे। बाल आप याद कर लीजिए कि जो एम्फीबियन होते हैं दे हैव सिंगल सर्किट प्लान और उनका जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक हो हमारे किताब के हिसाब से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेम्ड सो बिकॉज इट सराउंड, प्लाज्मा इट्स फॉर फ्लूइड, तो ये चूँकि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है। बेसिकली तो हमें साइटोप्लाज्म कहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, बट चूँकि यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्म का ऑप्शन नहीं है, प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा रेलिवेंट, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो प्रोटोप्लाज्म इसका आंसर हो सकता है। देखिए इन्होंने नन भी दिया हुआ है तो हो सकता है नन भी, बट मैं प्रोटोप्लाज्म से आ जाऊँगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। अब इनमें से कौन सा सेल का बेसिक यूनिट नहीं है? हमें पता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम हमें तकरीबन हर सेल के अंदर मिलते हैं। सेल वॉल हमें ज़्यादातर सेल्स के अंदर मिलती है, कोई सेल के अंदर नहीं मिलती, बट न्यूक्लियस हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलता। अब देखिए फिर एक ट्रिकी सवाल है, तो बेसिक यूनिट ऑफ सेल में से कौन सा नहीं है? राइबोसोम की बगैर आप पता है सेल सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स। आप देखते हो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं होता, राइबोसोम वहाँ पर भी होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेल। तो ये बड़ा ट्रिकी है, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, उसने मुझे बड़ा पजल किया। सेल मेम्ब्रेन हर तरह की सेल्स के अंदर होती है, राइबोसोम हर तरह की सेल्स के अंदर होते हैं, तो ये दो तो हमारे इमीडिएटली रूल आउट हो जाएंगे। अब मैं इमेजिन कर लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, तो सेल वॉल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स में और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो अब ये तो खैर इसमें तो हमें कोई ट्रबल होने की जरूरत नहीं है, टिश्यू का आंसर होगा। ओके, एम्फीबियंस लिव ऑन, आप पता है वर्ड एम्फीबिया का मतलब ही डुअल लाइफ होती है, तो ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। हाँ, म्यूटेशन अकर्स इन, म्यूटेशन आर ऑलवेज चेंजेस इन डीएनए, तो डीएनए इसका आंसर होगा। प्रोटीन आरएनए ऑल ऑफ दीज, ये ट्रिकी सवाल है, प्रोटीन आरएनए ऑल ऑफ दीज करके उन्होंने आपको चक्कर देने की कोशिश की है। याद रख लीजिए आरएनए और प्रोटीन दोनों डीएनए से ड्राइव होते हैं, तो डीएनए में गड़बड़ होगी तो सब में गड़बड़ हो जाएगी, तो जो डीएनए होगा वो इसका आंसर होगा। नाउ डीएनए इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में डीएनए होता है? आसान है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम, राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा सी। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस इन सेल्स, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। विच एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक कर्डल्स द मिल्क, ये बच्चों की बात हो रही है, दूध पीते जो बच्चे होते हैं जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं उनकी बात हो रही है। तो इन्फेंट में आपको याद है एक एंजाइम होता है कॉल्ड रेनिन, और ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो रेनिन इसका आंसर होगा। ओके, जर्म थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉश, एंटोनी वॉन लिवानहुक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता है एंटोनी वॉन लिवानहुक इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, रॉबर्ट हुक इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट ब्राउन इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो बाकी क्या बचा? रॉबर्ट कॉश, तो रॉबर्ट कॉश इसका आंसर है। नाउ हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, देखिए हाइब्रिड होगा इसका मतलब है एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तो द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग इज, तो आंसर जब भी हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, मैंने एक लेक्चर किया हुआ इसके ऊपर, एवरी जेनेटिक क्रॉस इन 20 सेकेंड्स। अभी जब आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा उसमें 3 डोमिनेंट होंगे, एक रिसेसिव होगा, तो सी विल बी द आंसर। 3 ब्लैक और 1 वाइट, क्योंकि ब्लैक कलर आपको पता है डोमिनेंट होता है और वाइट कलर के। ठीक हो गया। The enzyme in breast milk that causes the coagulation of milk or forms precipitates of milk as,
अब देखिए फिर अजीब गरीब सवाल है। ब्रेस्ट मिल्क में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कोई एंजाइम होता नहीं है। मिल्क तो ऑब्वियसली इसमें है। मेरे ख्याल है ये स्टमक के अंदर उसकी जो है वो कोगुलेशन की बात कर रहे हैं, उसकी कडलिंग की बात कर रहे हैं, तो रेनिन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लैपेज हैज नथिंग टू डू विद इट, उसका इससे कोई काम नहीं बनता है। तो मैं रेनिन के साथ जाऊँगा। एक लाइंग बर्ड आर कॉल्ड, ऑब्वियसली ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं, तो ये ओविपेरस जो हैं ये कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाइजेशन। अब देखें ना, ये भी अजीब गरीब सवाल है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन तो हमने सुनी, ये एक्सटर्नल और इंटरनल डाइजेशन मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बात है। अच्छा, अब दूसरी बात मत की कि हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो यानी इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, और कॉकरोच में नहीं होती, और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी है। तो मैं तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज के साथ जाऊँगा, क्योंकि हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है, बल्कि कॉकरोच में नहीं होता है। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना मुझे पेपर देखते ही समझ आ गया कि आप इसमें इतना ट्रबल क्यों हो रहे हैं। ओके, मिल्क ड्रिंकिंग बेबीज। अब देखें ना क्या इन्होंने अंग्रेजी इस्तेमाल की है, कमाल कर दिया। मिल्क ड्रिंकिंग बेबी है भाई, हैव एन एडिशनल एंजाइम कॉल्ड। तो रेनिन के ऊपर तीसरा सवाल आई है, मुझे नहीं समझ आ रही कि रेनिन पे 3 सवाल कहाँ आ सकते हैं एक पेपर के अंदर, बाल यहाँ आए हुए हैं, तो ठीक है। ओके, एक लाइंग मैमल्स आर कॉल्ड। एक लाइंग मैमल्स आपको पता है उनको हम मोनोट्रीम्स कहते हैं, ठीक है, या प्रोटोथेरिया भी कहते हैं। प्रोटोथेरिया को ही मोनोट्रीम्स कहते हैं मेरे ख्याल, जहाँ मुझे याद आ रहा है, माइट बी आई एम ऑन कन्फ्यूजिंग थिंग्स, बट मेरा ख्याल है कि इसका आंसर जो है वो प्रोटोथेरिया भी हो सकता है और मोनोट्रीम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल, 36 इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए जब इसने बात की ना हाउ मेनी एटीपीज, तो इसने हमें जो है ऑप्शन 38 का दिया नहीं तो हम टोटल पे चले जाते। नज़दीक तरीन जो है वो 36 है, तो 36 एटीपीज जो है प्रोड्यूस होते हैं। आपको बताएं, मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी पूरा किया हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, तो उसको आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड टू ब्लड। यानी मेरे ख्याल है फास्टिंग की बात कर रहे हैं। जब आप फास्टिंग में होते हैं तो आपकी बॉडी से निकल के ब्लड जो है ग्लूकोज में जा रहा होता है, सॉरी ब्लड जो है उल्टा बोलिए, ग्लूकोज जो है ब्लड में जा रहा होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसका आंसर होगा, क्योंकि ग्लूकोज की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस मेम्ब्रेन वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम ड्राई लैंड, इट्स कॉल्ड ज़ेरोसर। ये आपको बताया, अगर ड्राई लैंड में हो रही हो तो ज़ेरोसर, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हो रही हो तो हाइड्रोसर, और अगर मॉडरेट इन्वायरमेंट में हो रही हो तो मीजोसर। ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड। अब देखें ना, ये अगेन ये ट्रबलिंग सवाल है, क्योंकि लैरिंग्स और फेरिंग्स तो हो नहीं सकता। बर्ड के पास सिरिंग्स होती है, सिरिंग्स इन्होंने लिखी नहीं है, इन्होंने स्पिंक्स लिखी है। मेरे ख्याल है सिरिंग्स की टाइप करना चाह रहे होंगे, तो मैं सी के साथ चला जाऊँगा। अब आप देख लीजिएगा आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल है सिरिंग्स इन्होंने लिखने की कोशिश की, क्योंकि वाई और आर वो उसमें कंफ्यूज कर गया वो टाइप करने वाला मेरे ख्याल है, तो सी के साथ चलेंगे, तो सिरिंग्स आंसर होगा इसका। ट्रेपोनीमा पैलिडम कॉजेज सिफिलिस, याद कर लीजिए। गोनोरिया, नेजेरिया गोनोरी कॉज करते हैं। एड्स रेट्रोवायरस कॉज करता है। herpes वायरस कॉज करते हैं। तो सिफिलिस इज द बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम। लेमार्क इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क्स की जो थ्योरी थी बहुत ही कमाल की थ्योरी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये उसकी बात हो रही है। नाउ कमर्शियल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ सीडलिंग इन लिमिटेड टाइम। अब देखें यहाँ पर कटिंग और ग्राफ्टिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मिलियंस ऑफ कॉपीज नहीं बनेंगी। पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में होती है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस विच इज पार्थिनोकार्पी। तो मेरा ख्याल है ये पार्थिनोकार्पी पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है। सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब देखें ना, ये भी अजीब कोई सवाल है। सेल वॉल कौन बनाता है? सेल्यूलोज, सेल, राइबोसोम, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या पूछना चाह रहा है? वो सेल ऑर्गेनेल पूछना चाह रहा है जो बनाते हैं, या क्या? ऑब्वियसली, या वो किस चीज़ की बनी होती है? अब सेल वॉल ऑब्वियसली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो इस सवाल में मैं तो सेल्यूलोज के साथ जाऊँगा। अगर ये पूछ रहा होता कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो गोल्गी बॉडीज हो जाते हैं। इन टिश्यू कल्चर सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एडहेसिव जंक्शंस। याद कर लीजिए, सेल जब भी आपस में जुड़े हैं तो उनके बीच में जंक्शन को जोड़ के रखते हैं, दे आर कॉल्ड एडहेसिव जंक्शंस। तो एडहेसिव जंक्शंस का आंसर होगा, तो बी इसका आंसर होगा। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ, मतलब देखें ये भी गलत है। थायराइड ग्लैंड नेवर रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन, इट रिक्वायर्स द नॉमिनल अमाउंट ऑफ आयोडीन। आपको पता है हार्मोन्स को मिनरल जो होते हैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, तो बट चाहिए तो होते हैं ना, तो आयोडीन इसका आंसर होना चाहिए। पता नहीं इसने क्या सोच के जो है वो बहुत ज़्यादा उसको कर दिया, मुझे बात समझ नहीं है। आयोडीन इसका आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इनमें से कौन सा सेरिब्रम का फंक्शन नहीं है? अब देखें ये भी अजीब सवाल है, मुझे समझ नहीं आया। वॉलंटियर डाइजेशन क्या होती है? च्यूइंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन का सिर्फ एक पार्ट है, इसको आप और मैं कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स च्यूइंग। बाकी तो पूरी डाइजेशन वॉलंटरी होती है। थिंकिंग ये कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस ये कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल, देखें ना ये वॉलंटियर डाइजेशन और स्केलेटल मसल्स। मेरे ख्याल है कि आई हैव नो आइडिया, तो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटियर डाइजेशन चूँकि वॉलंटियर है, आपके कंट्रोल में है, तो हो सकता है ये उसकी बात कर रहा हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो। थिंकिंग इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल की एक्टिविटी आपको पता है नर्व इम्पल्स के बगैर नहीं हो सकती है, तो आई गो विद इट, मैं इसमें एक के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये पेपर मुझे लगता है किसी ने याद करके लिखे हुए हैं, ये ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है बहरहाल, तो आई गो विद इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, इसमें से क्या एड्रेनलिन का फंक्शन है? हार्ट बीट इंक्रीज करना, ब्रीथिंग इंक्रीज करना, कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना। अब ए एंड बी दो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ाता है और ये आपका हार्ट रेट भी बढ़ाता है, लाइफ सेविंग ड्रग है भाई। ओके, एंटीबॉडीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, एंटीबॉडी जो होती हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड सिक्रेटिन। आपको पता है जब सिक्रेटिन रिलीज होता है तब जाके लिवर से जो है वो आपकी पैंक्रियाज से आने लगती है क्या, आपकी पैंक्रियाटिक जूस। और बाइल के लिए आपके पास एक दूसरा हार्मोन होता है कॉल्ड CCK, बट बहरहाल मैं यहाँ पर जो है वो सिक्रेटिन के साथ जाऊँगा, क्योंकि बाकी इसमें से कोई भी नहीं है जो इसका ऑप्शन सही हो सकता हो। ओके, यहाँ तक आपने देख ली है वीडियो। अगर आपने GT स्टूडेंट यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कुछ कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। हमें इतनी कन्फ्यूजन हो रही है तो सोच लीजिए बाकियों को क्या हाल हो रहा है बेचारा। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ मच हायर एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, इसका आंसर होगा। इसका आंसर तो हीमोग्लोबिन ही होगा। सीलोम इज अ कैविटी लाइंड बाय, सीलोम जो होती है वो हमेशा एंडोडर्म लाइन करती है, आप याद कर लीजिए। बॉडी कैविटी जो होती हैं दे आर लाइंड बाय एंडोडर्मिक ड्राइव्ड एपिथेलियम्स, ठीक हो गया। ओके, 103, इट इज़ एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन कैटल पिग दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। टेप वॉर्म की बात हो रही है, वो पिग टेप वॉर्म और बीफ टेप वॉर्म होते हैं जो कि इंसानों के अंदर भी फिर आ जाते हैं, तो ये टेप वॉर्म्स की बात हो रही है। द जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट बिकॉज दे bear. The gymnosperms are called naked seeded plant because they bear naked ovules, obviously, क्योंकि ओव्यूल ओवरी में नहीं होते, इसलिए सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं होते। ओके, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए ग्लूकोज ही है। हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सी इसका आंसर होगा, याद कर लीजिए। हीमोग्लोबिन ऑलवेज एग्जिबिट्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज, यस, इट्स डीजेनरेटिव एज रिलेटेड डिजीज, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है नहीं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर यस, क्योंकि इसमें जो हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं आर्टरीज के वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज टेंड टू बिकम इन इलास्टिक एंड हार्डर, तो उसकी वजह से जो है फिर उनमें प्रेशर बढ़ने लगता है और बीपी, इसलिए बड़े बूढ़ों का जब आप देखते हो, अगर आप किसी नॉर्मल यंग बंदे को देखोगे और किसी 60-70 साल के आदमी को देखोगे, तो 60-70 साल के आदमी का जो एवरेज ब्लड प्रेशर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। व्हेन phenotype of a heterozygous is in between the phenotypes of both the homozygous parent is called, यानी दरमियान ब्लेंड आ जाए ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है बेसिकली। जैसे आपने पढ़ा था रेड फ्लावर जब क्रॉस करता है वाइट से, तो ना रेड होता है ना वाइट होता है, पिंक हो जाता है, ये वाली बात हो रही है। ओके, क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ, क्लोनिंग किसकी फॉर्म है? पार्थेनोजेनेसिस की, एपोमिक्सिस की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद कर लीजिए, क्लोनिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलवेज क्लोनिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमेशा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर आरएनए एंड डीएनए, डी इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। ये थोड़े पहले भी हमने डिस्कशन की है इसके ऊपर। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, लाइट न्यूट्रिएंट, तो लाइट एंड न्यूट्रिएंट इसका आंसर होगा, क्योंकि आप पता है ना उसके प्रोडक्टिव जोन होते हैं वो A40 जोन के, सॉरी U40 जोन कहलाते हैं, फिर जितना उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है उतनी उनकी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन, याद कर लीजिए। जब भी कोई पैरासाइट हमें बीमार करता है, वॉर्म्स वगैरह, तो इसको हम इन्फेक्शन नहीं, इसको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, डी इसका आंसर होगा। टेक्निक यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, ऑब्वियसली लिथोट्रिप्सी की बात हो रही है। ओके, माइक्रोसेफेली द स्मॉल साइज स्कल इज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स,
जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है, क्योंकि वो जीन होती हैं जो कि उसको प्रॉपरली जो है ग्रो नहीं करने देती। कुछ जगहों पे ऐसी जहालत है, वो बच्चे जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तब वो उनको मेटालिक जो है वो कैप्स पहना देते हैं, लोहे की टोपियाँ, जिससे भी उनका स्केल नहीं बढ़ पाता, तो वो फिर उनकी जो है वो अडेप्टेड वो होती है। वो आपने सुना होगा ना, वो दोले शाह के चूहे, वो बेचारे, वो एक मदार है वहाँ पर, वो बुजुर्ग भी उनको जूते लगाएंगे बाद में क़यामत के दिन, कि वो बच्चों को क्या करते हैं, वहाँ मन्नत मान लेते हैं। फिर जो बच्चा वहाँ पैदा होता है और मन्नत के बाद, तो उसके सर पर लोहे की टोपी बना देते हैं, जिससे उनके सर छोटे छोटे रह जाते हैं, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा हाल है। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन प्लैनेट अर्थ इज सेल्यूलोज। याद कर लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सेल्यूलोज है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय अ फ्यू ऑफ, ये सवाल मैंने बहुत देखा और मैंने इसको बहुत गौर किया, बहुत मैं समझने की कोशिश की, मगर मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहा है कि द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय अ फ्यू ऑफ द एंजाइम्स, किससे बनता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आई हैव नो आइडिया, आई हैव सिंपली नो आइडिया कि क्या पूछना चाह रहा है। मैंने एक दो लोगों से उसको पूछने की भी कोशिश की, जो बायोकेमिस्ट्री में, मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो बायोकेमिस्ट्री वाले मेरे कोलीग हैं बहुत सारे, मैंने उनसे भी इसको डिस्कस किया। मैंने कहा भाई ये क्या होगा, तो वो भी बेचारे एकदम परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इज अ फंक्शन ऑफ डैश इन सेल इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो हमें पता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 116 जो है, इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं है, तो ये नम्स वालों को पता होगा, सिर्फ उन्होंने सवाल दिया है तो मुझे पता नहीं। बल 117 का आंसर जो होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर विदाउट सेल वॉल। एक ही बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है, इसको माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर विदाउट सेल वॉल। तो याद कर लीजिए, सिर्फ एक ही स्पीशी और कोई भी नहीं। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक बाय द यूज ऑफ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, तो ग्राम स्टेन यूज करोगे ना, तो ग्राम आयोडीन आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। समझ गए, आसान है, नाम सवाल में जवाब छुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिस का एक ही ग्रुप होता है जो फ्रेश वाटर होता है, बाकी सब ये मेरीन होते हैं। तो स्पॉन्जिला जो है उसकी एग्जाम्पल है। Pseudoxylum is actually derived from, yes, ब्लास्टोसील, गैस्ट्रोसील, न्यूरोसील और हीमोसील। ब्लास्टोसील से आंसर होगा, ये ब्लास्टोसील से ड्राइव हुई भी होती है बेसिकली। द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इज फैट। जब भी आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करनी होती है आपकी बॉडी को, फैट की फॉर्म में स्टोर करती है। इसलिए हम देखा जो लोग डाइट करते हैं वो खाना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, तो फैट के जो रिजर्व होते हैं वो बर्न होने लगते हैं और बंदा जो है वो दुबला पतला स्लिम स्मार्ट हो जाता है। अदनान समी खान तो जो है फवाद खान बन जाता है भाई। चलो, द प्रोसेस ऑफ swallowing इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ swallowing, मेडुला उसको कंट्रोल करता है। ह्यूमंस आर एमनोटेलिक्स, यूरोटेलिक्स, यूरिकोटेलिक्स या नन ऑफ दीज। तो हम इंसान जो हैं वी आर यूरियोटेलिक्स, हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले हैं एमनियोटेलिक्स, जो यूरिक एसिड वाले हैं वो यूरिकोटेलिक्स, और जो यूरिया वाले हैं वो यूरियोटेलिक्स। तो वी आर यूरियोटेलिक्स, तो भी आंसर होगा इसका। द स्पाइनल नर्व्स आर फंक्शनली मिक्स्ड नर्व। स्पाइनल नर्व्स के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा, जहाँ मैंने स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन आपको बताइए कि स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, कैसे काम करती है। लिंक भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं दे आर मिक्स्ड नर्व्स, ठीक हो गया। द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आप ये देखो ना, ये अजीब वही सवाल है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाली पिल्स होती हैं, उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होती है, ईस्ट्रोजन भी होती है, दोनों होती हैं। जो ज़्यादा कॉमन है वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं, तो मैं प्रोजेस्टेरॉन के साथ चला जाता हूँ। वैसे याद रखना है कि इसके अंदर दोनों होती है, प्रोजेस्टेरॉन भी होती है और ईस्ट्रोजन भी होती है। ओके, टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में बनते हैं और वहाँ से भी थाइमस में जाके वहाँ मैच्योर होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी इज, अभी भी हमने बात की थी, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज इंसुलिन। इट वाज इंसुलिन, यस, insulin. The wings of birds and the four legs of the horse are dash structure, homologous structure, क्योंकि इनकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, एवोल्यूशन का सवाल है। द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है दुनिया में साइनोबैक्टीरिया कंसीडर्ड एज द पायनियर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स। डैश आर मोर कॉमन ह्यूमन। अब देखो ना, मैंने मेल को मोल लिख दिया, और मोल किसको बोलते हैं? मोल बोलते हैं खच्चर को, तो इन्होंने मर्दों को खच्चर कर दिया। चलो भाई, काम ही हो गया हमारा। डैश आर मोर कॉमन इन ह्यूमन मेल्स देन फीमेल्स। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं और फीमेल्स के अंदर कम कॉमन होते हैं। ये पेडिग्री से रिलेटेड सवाल होते हैं, आपको पता है।
जो डोमिनेंट डिसऑर्डर, मैंने इसके ऊपर लेक्चर पूरा किया हुआ है, आपको लिंक यहाँ नज़र आ रहा होगा उसका। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं। जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं सेक्स लिंक्ड, वो मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो होगा इसका आंसर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर बाय जीन मैनिपुलेशन कॉल्ड जीन थेरेपी। ऑब्वियसली ये तो जीन थेरेपी है। A trait whose alleles are present in both male and female but express more in one sex than the other called sex influenced traits कहते हैं इनको। ये सिंध बोर्ड वालों के लिए नई चीज़ होगी, उनकी किताब में लिखी हुई नहीं है, बट सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट इसका आंसर है। तो बेटा बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ द 2016 नम्स पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर समझ में भी आ गया होगा और आपको सारी की सारी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ में इसकी की नहीं होगी क्योंकि मैंने आपके साथ वर्बली आपको डिस्कस किए। पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आएगी तो दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली मरतबा मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह एक और साल के नम्स की बायोलॉजी के सेक्शन को लेके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।